अच्छा, second property of charge. Charge is a scalar quantity. Okay, it follows algebraic addition. मतलब मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हो जाए +1 कूलम, -3 कूलम, +7 कूलम, +2 कूलम, -3 कूलम, इतने चार्ज है सिस्टम के अंदर। देन इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज को मैं सिंबल क्यू कर दूं, इट विल फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। कैसे करेंगे? दैट विल बी इक्वल टू 2 + 7 - 3 + 1 - 3 कितना हो गया? कूलम। कितना हो जाएगा ये? 7 9 6 7, दैट इज 4 कूलम चार्ज। इट फॉलोज प्योरली एल्जेब्रिक एडिशन। एम आई राइट? ये सिंपल है। Another property, that is charge is always conserved. Charge is always conserved, means conservation of charge. अब ऐसे है बच्चे, मान लो मैं ये एक बॉडी ले लिया, ठीक, ये न्यूट्रल है। मैं ये तो नहीं कर सकता भाई कोई जादू मंत्र कर दिया और इसमें चार्ज क्रिएट हो गया, ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब वी कैन नॉट क्रिएट ए चार्ज और वी कैन नॉट destroy charge. It can be transferred from one body to or another body. Charge can neither be created nor be destroyed. It can be shifted from one body to another. ठीक, एक मान लो मैं जैसे कह रहा था, मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, मैं इसमें से चार्ज शिफ्ट करके दूसरे बॉडी को चार्ज करवाना हो तो एक बॉडी से शिफ्ट करके दूसरे बॉडी तक शिफ्ट करवा सकता हूं चार्ज। इधर से शिफ्ट हो गया चार्ज। जैसे मान लो इस बॉडी का चार्ज था 5 कूलम, इसका था -2 कूलम। मैं अभी क्या करूंगा, इधर से 2 कूलम चार्ज मैंने शिफ्ट कर दिया, देन इधर कितना हो गया? 3 कूलम। इधर कितना हो गया? 0। फिर मैंने क्या किया, अब और 2 कूलम, ये 2 कूलम चार्ज शिफ्ट कर दिया। फिर क्या होगा? इसमें 1 कूलम बच गया, इसमें हो गया 2 कूलम। एम आई राइट? इसमें से और 2 कूलम शिफ्ट कर दिया, फिर क्या होगा? -1 कूलम, इसमें हो जाएगा कितना? 4 कूलम। समझ में आ रहा है? मतलब टोटल चार्ज इन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये दो जो बॉडी है ए एंड बी, इन दोनों को मैं मान लिया सिस्टम। इस सिस्टम में जितना चार्ज पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक चार्ज शिफ्ट होगा। किसी भी बॉडी को चार्ज करना हो, एक जगह से चार्ज शिफ्ट करके उसको चार्ज कर सकते हैं हम, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, so these are all the properties of a charge. Leave it a clip. Yeah. These are the properties of the charge. Right?
पहले बात है, हम ये देखें किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। चार्जिंग ए बॉडी, चार्जिंग ए बॉडी बाय रबिंग। हम इसको नाम देते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आपने कभी देखे हो कि भी जैसे कंघी करते हैं, थोड़ी देर कंघी करने के बाद उस कंघी को एक मतलब छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके आओ, वो कागज को अट्रैक्ट करता है। सर्दी के टाइम में देखे हो जैसे हम ये कम्बल ओढ़ते हैं और अंधेरे में अब कम्बल को झाड़ दो, स्पार्किंग डेवलप होता है। जो हमारा घर पे प्लास्टिक चेयर होता है या प्लास्टिक की कुर्सी होता है, वो मतलब बिना कोई बेडशीट डाले कुछ करे उस प्लास्टिक की कुर्सी ये चारपे के ऊपर लेट जाओ और हाथ को ऐसे रबिंग करो। ठीक, अब जैसे ही आप हाथ उठाओगे आपका ये बाल को खींचेगा। ऑब्जर्व करे हो? मैं तो ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये जैसे अंगूठी है ना, फिर लोहे के पास लेके जाओ, इसमें से स्पार्किंग डेवलप होती है, रात को दिखाई देगा बिल्कुल। ये कैसे होता है? ये जब रबिंग करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल को रबिंग करते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में शिफ्ट हो जाता है, एक हो जाता है पॉजिटिव, एक हो जाता है नेगेटिव। इसको कहते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक बार क्या हुआ, मैं ये संत कबीर स्कूल में शुरुआत में आया था, ऐसा स्कूल में गया था, मेरा बेटा वहां पे स्कूल में ज्वाइन कराया था, उनके साइंस एग्जीबिशन हो रहा था, जा रहा था। तो एक प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर उनकी साइंस एग्जीबिशन था, एक प्लास्टिक के कुर्सी के ऊपर एक लड़की बैठी हुई, ठीक है। फिर मेरे को वो कहे कि सर आप इस लड़की को छुओ एक बार। मैं कहा मैं क्यों छू? मैं चारों तरफ देखा, कहीं बिजली का तार वार तो नहीं लगा रखे, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने छूने गया तो एक लड़की पीछे से इस कुर्सी के पीछे से टॉवल में मारने लगी। ठीक है, जैसे मैंने छुआ मेरे को अच्छी तरह शॉक लगा। ये शॉक छोटी मोटी भी नहीं थी, बड़ा सा झटका लगा। फिर मैंने कहा मैं अकेला क्यों शॉक खाऊं, मैडम को भी बुला लो, उसको भी खिला दो। है, मैंने उसको कहा तुम भी छो। है, उसको भी शौक लगा और पूरा रास्ते भर नाराज होके आई मेरे साथ। है, समझ में आ रहा? तो उसमें क्या हुआ होगा, जब टॉवेल और कुर्सी में रबिंग हुई, उसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुआ। जैसे मैंने टच करा तो उसके और मेरे बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गया और चार्ज शिफ्ट हुए, तो शॉक लगा मेरे को। और ये ध्यान रखना, ये काफी हाई वोल्टेज तक भी चली जाती है, काफी हाई वोल्टेज तक चली जाती है। और शॉक तो बहुत बढ़िया ढंग से लगेगा, आप चाहो तो करके भी देख सकते हो घर पे आज। ठीक है, ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। हम रबिंग करते हैं, मान लो एक ग्लास रॉड को लेके एक सिल्क क्लॉथ के ऊपर रबिंग करोगे, ठीक है, सिल्क ग्लास रॉड आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सिल्क और क्लॉथ आपका नेगेटिव हो जाएगा। एक कंघी को हम जब कंघी करते हैं, हमारा बाल जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, कंघी आपका नेगेटिव हो जाता है। देख लेना किसी भी बुक में वो लिस्ट लिखी होगी, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, एनसीईआरटी खोल के देख लेना, एससी वर्मा खोल के देख लेना। ये इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? समझ में आ गया? सो चार्जिंग ए बॉडी बाय रबिंग, व्हेन two different bodies two different bodies rubbed together, electrons from one body shifts to another। अब शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, दोनों के दोनों चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? सो
shifts to another body, causing developing charge in both the bodies. राइट? अच्छा, बच्चे आपने देखा होगा ये जो एलपीजी गैस या पेट्रोल लेके बड़े ट्रक्स जाते हैं बेसिकली ड्राई वेदर में। ये ट्रक में क्या करते हैं, ये ट्रक जा रहा है, मान लो एलपीजी ले रहा है या गैस लेके आगे जा रहा है, इसकी जो बॉडी होता है, ये इसके अंदर जो टांकी लगा होता है, वो टांकी से एक चेन लगा के ये जमीन में घिसकने के लिए छोड़ देते हैं। पता है, एक मेटल, एक छोटा सा चेन ये नीचे से खिस खर खर करके टच करके चल रहा होगा। ऐसे क्यों करते हैं पता है? इसमें जब एयर में जाएगा रबिंग होगा, रबिंग के बजाय से ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एक्वायर करेगा। अब ये मेटल चेन लगा के जमीन में टच करने का मतलब जो भी चार्ज ये गेन करेगा ये जमीन में चला जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चीज करा होता है। न्यूट्रलाइज ना करे तो हो सकता है बीच में कहीं स्पार्क करे, ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो एकदम से स्पार्क करा, स्पार्क करते ही आग लग सकता है। टू अवॉइड फायर एक्सीडेंट, जितने एरोप्लेन होते हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूं ट्रक्स carrying inflammables is always connected with a metallic chain touching the ground। अब कारण तो पता लग गया, एम आई राइट? और एक एग्जांपल मैं देता हूं, जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन का जो टायर है तो रबड़ में दिखा होता है, बट वो स्पेशल टायर है, इसमें ग्राफाइट इम्प्रेग्नेट करा होता है, सच दैट दे आर कंडक्टिंग टायर्स। समझ में आ रहा है? द टायर्स ऑफ एरोप्लेन आर मेड कंडक्टिंग। कौन बता सकता है? क्योंकि ये जब जाएगा, जमीन में भी जाए चाहे एयर में भी जाए, रबिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा उस बॉडी में, ये ग्राउंड में जैसे ही लैंड करेगा इमीडिएटली ग्राउंड में चला जाए। एम आई राइट? ठीक है, ये क्यों करते हैं? whatever the charge accumulated टायर कंडक्टर है, जब ग्राउंड में टच करेगा तब ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो उसके ऐसे तो स्पार्क होता रहता है, एरोप्लेन ऊपर स्पार्किंग होता रहता है। बादल देखे हो? ये जो हमारा बिजली कड़कड़ाती है, लाइटनिंग होता है, वो होता कैसे है? ये क्या होता है, बादल आपस में रबिंग करने के बजाय से कोई बादल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, कोई बादल आपका नेगेटिव हो जाएगा। जब ऐसे जाएंगे ऊपर लेयर और नीचे लेयर, यहाँ पे डिस्टेंस जब कम हो जाएगा, ये स्पार्किंग डेवलप होता है। स्पार्किंग डेवलप होता है, वो हमारा होता है बिजली। ये स्पार्किंग कई बार ज्यादा चार्ज एक्वायर कर लेते थे, ग्राउंड के साथ उनका स्पार्किंग होता है। ग्राउंड के साथ स्पार्किंग होगा तो ग्राउंड में पेड़ पौधे जैसे नहीं है, पेड़ पौधे भी आग लग जाती है। हैव यू हर्ड इट? पेड़ में आग लग गया, बिजली ये गिर गया पेड़ के ऊपर, यही चीज तो होता है। लाइटनिंग इज ऑल्सो
दैट फेनोमेना, डिस्चार्जिंग फेनोमेना, बादल डिस्चार्ज करता है ग्राउंड के साथ। whenever the charge accumulated whatever the charge accumulated by its body is transferred to the ground easily through the टायर्स। ये टायर्स के थ्रू इजीली ग्राउंड के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके। और एक छोटा सा प्रोसेस होता है, ले ले बेटा। ठीक। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब मन में आएगा ये इंडक्शन क्या है? इंडक्शन अच्छा लिखो, when a charged body brought closer to an uncharged body, charge is developed in the uncharged body without touching. This process is called इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन प्रोसेस कहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं, मान लो मेरे पास एक ग्लास रॉड है। ये ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। इस ग्लास रॉड को, मेरे पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा है, न्यूट्रल। अब ग्लास रॉड को जब इसके पास लेके जाऊंगा, आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, तो इस साइड में आपका कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साइड से इस तरफ आने को कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इधर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। नाउ वी डेवलप चार्ज इन दिस बॉडी by bringing a charged body closer to it. This process of developing charge in a body is called induction. समझ में आ गया? ये टोटली चार्ज अनचार्ज है, देखा जाए तो टोटल चार्ज तो 0 है, बट हमने दोनों साइड में अलग अलग चार्ज डेवलप कर लिया। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है। और इंडक्शन का थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको डाइलेक्ट्रिक करवाने के बाद बताऊंगा। ठीक है।
एक होता है इलेक्ट्रोस्कोप। इट इज ए डिवाइस used to compare charges in two different bodies। ओके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। एक बार इसका क्लिप ले लो, मैं फिर आगे बताता हूं। ठीक है, मिटाओ। एक होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, हम जनरली इसको कहते हैं GLE। ये तुम्हारा सबके स्कूल में होगा, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सबके स्कूल में रखा होता है। इसमें क्या होता है बच्चे, एक मेटालिक नॉब होता है। ठीक, इट इज मेटालिक नॉब। एक मेटालिक नॉब होता है, इसके साथ एक मेटालिक रॉड लगा होता है। इस रॉड के नीचे एक गोल्ड फॉइल लगा होता है। ठीक है, गोल्ड फॉइल। कैसे गोल्ड फॉइल होगा ये, एक छोटा सा एकदम पतले फॉइल होते हैं, बिल्कुल। बहुत, आपको पता है गोल्ड का मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इजीली फॉइल में कन्वर्ट करी जा सकती है, और सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी जो है वो गोल्ड का ही है। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, गोल्ड का बहुत पतली सी फॉइल, ऐसे खराब हो जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जल्दी, थोड़ा सा हिल गया टूट जाता है ये लीफ। ऐसे फोल्ड कर देते हैं गोल्ड के फॉइल को, और इसको फॉइल को फोल्ड करके एक इसके साथ ऐसे मेटल के साथ ऐसे टच करा हुआ है। और ये नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसे रहेंगे। ठीक, ऐसे फॉइल लगा होता है। ये दो फॉइल पतले पतले फॉइल होते हैं, बहुत ज्यादा हल्का होता है। ये फॉइल हो गए, दो फॉइल। अब इसको क्या करते हैं, एक ग्लास के डब्बे के अंदर रखते हैं, ग्लास के बॉक्स के अंदर, चैम्बर। ठीक, अब यहां पे रबड़ इंसुलेटर दिया होता है टाइट करने के लिए। राइट, आया समझ में? अच्छा, अब देखो ये कैसे वर्क करता है। मैं क्या करूंगा, एक रॉड ले लिया, देखो ध्यान से, एक ग्लास मान लो, एक रॉड लिया, ये रॉड मेरा से पॉजिटिवली चार्ज्ड, यहां पे इंडक्शन होगा। जैसे इंडक्शन होगा तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस साइड को, अट्रैक्शन की वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब टोटल तो ये न्यूट्रल था ही, जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस फॉइल में अपेयर कर जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज अपेयर कर गया फॉइल में, फॉइल दो ऐसे थे ना, फॉइल दो ऐसे पड़े हुए थे, दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इन दोनों के बीच में सेपरेशन या एंगल डेवलप हो जाएगा। इट इज जस्ट ए रफ कंपैरिजन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कुछ नहीं होगा, इट इज जस्ट ए रफ कंपैरिजन, ऐसे फैल जाएंगे। राइट, तो आप एक काम करो, इसको टच करवा दो,
एक बार इसको टच करवा दो। अभी तो ये थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, जैसे ये रोड था ये इस पैटर्न में आ जाएगा, ये नॉब है, ठीक। ये फॉइल आपका थोड़ा सा ऐसे हो गया क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये साइड भी पॉजिटिव चार्ज, ऐसे हो गए। अब इसको टच कर दो, टच कर दोगे तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज जो है इसमें चले गए। अब ये रॉड को निकाल लो, तो पूरा ये इलेक्ट्रोस्कोप के जो रॉड है और रॉड एंड नॉब सिस्टम ये जो है इसमें कौन सा चार्ज रह गए हैं, पॉजिटिव। नाउ दिस नॉब एज वेल एज द रॉड दीज आर पॉजिटिव, और ये लीफ के बीच में एंगल मान लो इतना है, तो ये कौन सा नेचर ऑफ चार्ज इसमें कितना है, क्या है, पॉजिटिव, राइट। नेचर ऑफ चार्ज ये हो गया पॉजिटिव। अब मैं एक काम करता हूं, मेरे को बताना आप, मैं एक चार्जर बॉडी लिया, मान लो दिस इज ए एंड दिस इज बी। मैं इस चार्ज बॉडी को इसके पास लिया, इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज से ये चार्ज बॉडी को लिया, इसमें कौन सा चार्ज है, ये चार्ज बॉडी मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज बॉडी जो मैं लेके गया मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये रिपल्शन की वजह से ये चार्ज इधर आके यहां पे आ जाएंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल था ये बढ़ेगा या घटेगा, तो ये दोनों लीफ एंगल बढ़ गया, एम आई राइट। तो हमें पता चल गया ये जो चार्ज बॉडी में इसके पास लेके गया था ये कौन सा चार्ज है, मेरे को पता है ये मेरा पहले कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, आई नो दिस। अब इसको लेके आया तो इन दोनों के बीच जो लीफ के बीच में एंगल बढ़ गया, तो ये इसकी चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, पता लग गया ये पॉजिटिव चार्ज है। सपोज ये नेगेटिव होता तो क्या होता, ये नेगेटिव होता तो, ये नेगेटिव होता तो क्या होता, ये चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे, खींचेंगे तो इधर से चार्ज कम हो जाएगा, एम आई राइट। चार्ज कम हो जाएगा तो ये लीफ के बीच में एंगल कम हो गया। नोइंग द चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्कोप आई कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज इन द बॉडीज। मेरे को सपोज ये इलेक्ट्रोस्कोप में चार्ज पता है पॉजिटिव है, कोई भी बॉडी को इसके पास लेके जा रहा हूं, लीफ के बीच में सपोज एंगल बढ़ जाता है तो ये चार्ज पॉजिटिव है, और लीफ के बीच में एंगल कम हो गया तो ये चार्ज नेगेटिव है। आया समझ में, समझ में आया बेटा। ये एक ऑब्जर्वेशन है, हमने नेचर ऑफ चार्ज भी डिटरमाइन कर ली। दूसरी बात ये हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारा ऐसे है, इसको ज्यादा लिखा लिखी करने की जरूरत नहीं है, ये सब माइंड में सेट हो जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है, बदल करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे ही समझ में आ रहा है एक बार समझ लेंगे ये परमानेंटली सेट हो जाएगा सबके माइंड में। सो इसलिए मैं ज्यादा इसको थियोरेटिकली लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। मेरा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और ये लीफ के बीच में एंगल मेरा कितना है, इतना है। मैं दो बॉडी लेके जा रहा हूं, एक बॉडी जब ए लेके गया इसके पास, ए जब इसके पास लेके गया मैंने देखा ये लीफ के बीच में एंगल इतना हो गया। जब बी, पहले ए लेके गया था, जब इसके पास मैं बी लेके जा रहा हूं, बी लेके जा रहा हूं, आई फाउंड द एंगल ऑफ, ये जो एंगल है ये और थोड़ा सा बढ़ गया। मेरे को बताओ ए में चार्ज ज्यादा है बी में चार्ज ज्यादा है, ए में कैसा, वो ज्यादा है। देखो एंगल बढ़, मेरे को पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, एंगल बढ़ रहा है तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों केस में एंगल बढ़ा। अच्छा अब मैं सपोज ए को इसके पास लेके गया, नजदीक, जितना नजदीक लिया बी को भी उतना ही नजदीक लूंगा,
मैंने देखा एंगल थोड़ी सी बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। मान लो ये था 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये था कितना ऑलरेडी, पहले था 10 डिग्री, अब ये हो गया 20 डिग्री, अब ये हो गया 30 डिग्री। ए लेके आया तो 20 डिग्री, मतलब ये चार्ज इनमें से कुछ शिफ्ट होके इधर आ गए, तो ये रिपल्शन बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ये समझ में आ गया पॉजिटिव चार्ज है, और एंगल इसकी बढ़ गई। जब बी लेके आया, मैंने देखा एंगल और ज्यादा बढ़ गई, मतलब इधर से ज्यादा चार्ज मतलब रिपेल होके यहाँ पहुंचे। समझ में आ गया? ज्यादा चार्ज रिपेल होके पहुंचे, तो क्या हुआ यहाँ पे, ज्यादा चार्ज एकुमुलेट हो गया, इन दोनों के बीच में फोर्स ज्यादा हो गया, तो सेपरेशन ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है, बी में चार्ज ज्यादा है। समझ में आया नहीं आया? सो दिस इंडिकेट्स चार्ज इन बी implies that charge in B is more than that of A. नेचर सेम है। देखो A को लेके गए, मान लो ये एक चार्ज रिपेल कर दिया 10, और इसमें एक, इनमें से एक एक चार्ज बढ़ गया, तो इसमें एंगल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। अब बी में ज्यादा चार्ज है, तो दो चार्ज को रिपेल करा, तो इसमें ज्यादा चार्ज बढ़ गए, ज्यादा चार्ज बढ़ गए तो ज्यादा रिपल्शन हुआ। समझ में आ गया? तो ये ज्यादा रिपेल क्यों किया, इसकी चार्ज ज्यादा है, उतना डिस्टेंस लेके आएंगे। ऐसे नहीं कि इनकी प्रोक्सिमिटी में कोई फर्क पड़ना है। समझ में आया? ये बेसिक छोटा मोटा थियोरिटिकल डिस्कशन है, हम उसको चलते हैं मैथमेटिकल इंप्लीकेशन पे। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली एक बार क्लिप ले ले, फिर टॉपिक पे चलते हैं जो असली में काम आएगा। ले लिया? कोई बात नहीं, ग्रुप में आ जाएगा। ऐड नहीं हो? अच्छा, force between two charges, force between two charges, दो चार्ज के बीच में फोर्स हम फाइंड करेंगे। इट वाज फर्स्ट गिवन बाय कूलम, सो इसलिए दिस इज गिवन इन द कैटेगरी ऑफ कूलम्स लॉ, राइट? ये कूलम्स लॉ जैसे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, कौन सा लॉ होता है वो? एक्सपेरिमेंटल लॉ। कूलम्स लॉ इज प्योरली एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंटल लॉ, एक्सपेरिमेंटल लॉ मीन्स this law is established by various experiments, right? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके फाइनल कंक्लूजन निकाले, इसकी कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशन करते 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 ये लगा तो एक लॉ ले लिए। हमें पता है दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए या दोनों चार्ज आपका नेगेटिव हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हुआ, मतलब डिसिमिलर चार्जेस हो गए, अनलाइक चार्जेस हो गए, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। ये दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लो ये हमारा एक चार्ज है Q1, दिस इज अनदर चार्ज Q2, एंड ये दोनों चार्ज को हमने कोई एक सेपरेशन में रखें, R सेपरेशन में रखें। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन
मान लो दोनों लाइक चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इन दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन, ना फोर्स का डायरेक्शन ये इधर को हो जाएगा, ये इस तरफ को हो जाएगा। समझ में आ गया? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ अभी मैं दोनों को पॉजिटिव ले लिया तो ये दोनों को रिपेल कर रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द फोर्स of attraction or repulsion is directly proportional to the product of charges q1 and q2. Force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of charges, and force of attraction or repulsion is inversely proportional to the square of distance between the charges. Right? Is it similar to जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर था? इट इज एग्जैक्टली सिमिलर है। ठीक, तो फिर ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये फोर्स क्या हो गया, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। राइट? ठीक है, ये हो गया फोर्स ऑफ, चाहे ये फोर्स रिपल्सिव हो चाहे ये फोर्स एट्रैक्टिव हो। अब यहां पे जी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं ना। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, ये हमेशा हर डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है, एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। समझ में आ रहा है व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल? उस टाइम भी लिखवाया था व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। इट इज नॉट अफेक्टेड, it is not affected by the presence of medium, presence of any medium, but ये देखा गया कि ये जो k है ना, सॉरी ये जो फोर्स है, ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है, वैक्यूम में रखते हैं तो कुछ फोर्स आता है, एयर में रखेंगे तो कुछ फोर्स होगा, पानी के अंदर रखेंगे तो ये फोर्स और कुछ हो जाता है, दोनों चार्ज को तेल के अंदर या ऑयल के अंदर डुबा के रखेंगे तो ये फोर्स कुछ बदल जाता है। सो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज नॉन यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट इज नॉन यूनिवर्सल because it is affected by the presence of, it is applicable for short distance and long distance, कम डिस्टेंस के लिए ज्यादा डिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, बट ये दोनों चार्ज के बीच में क्या मीडियम है उसके ऊपर ये फोर्स ये फोर्स का वैल्यू डिटरमाइन करता है। ये तो बदलता नहीं है, बदलता कौन सा है, ये कांस्टेंट बदलेगा। सो इट इज नॉट, इट इज different when the medium between the charges is different. ओके, ये डिफरेंट हो जाता है के का वैल्यू जब दो चार्ज के बीच में मीडियम बदल जाए, तो ये नॉन यूनिवर्सल है, बट दैट इज यूनिवर्सल है। राइट? ठीक है बच्चे। अच्छा, एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो हम इसको कह सकते हैं इनवर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हम कहते हैं, जैसे इसको भी यूनिवर्सल इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते थे, ये भी इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, मैं ये डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, है ना, नीचे डबल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार क्लिप ले लो फिर उसके बाद आगे देखते हैं।
ले लिए। फिर हम देखें इनके ऑब्जर्वेशन क्या रहा। तो जब ये मीडियम के डिपेंडेंट होते हैं तो हम एक काम करते हैं, मीडियम के पैरामीटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, देखा कि भाई ये जो फोर्स है ये फोर्स मीडियम से अफेक्टेड होता है, तो मीडियम का पैरामीटर क्यों ना इंट्रोड्यूस करें। तो मीडियम का पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो फोर्स है उनके एक्सप्रेशन को बदल दिया। अब एक्सप्रेशन क्या बदला, फॉर वैक्यूम ये जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू हमने क्या लिया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट ये बदल दिए डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है के। तो उन्होंने क्या किया, फॉर वैक्यूम, और वैक्यूम और एयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, तो इसलिए इसके लिए एक कांस्टेंट ले लिए फॉर वैक्यूम और एयर। ये जो फोर्स है इस फोर्स का एक्सप्रेशन उन्होंने ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सिंबल को क्या, ये जो सिंबल है इसको क्या पढ़ोगे, एप्सिलॉन। ई मत लिखना, ऐसे ही सिंबल लिखना है, ऐसे लिखना है, नहीं तो ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, राइट। ऐसे मत लिखना क्योंकि ये वाला सिंबल हमारा आगे आ जाएगा, यूज करेंगे हम, तो सिंबल थोड़ा सा डिस्क्रीट करके रखना। इसको स्पेल करेंगे एप्सिलॉन, इसको स्पेल करेंगे एप्सिलॉन। यहाँ पे जीरो लगा रखा हूं क्योंकि ये वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है, तो इसको स्पेल करेंगे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, राइट। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, एफ को हम ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इट इज फॉर एनी मीडियम, इट इज फॉर वैक्यूम। समझ में आ गया। ये भी वैल्यू बदलता है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। ये एप्सिलॉन क्या है मैं बाद में, चलो मैं लिख देता हूं। एप्सिलॉन नॉट, इट इज permittivity, permittivity of vacuum और एयर। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ, सॉरी एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये परमिटिविटी फिर आपने ये क्या ले आए, ये क्या चीज है। ये मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, ये परमिटिविटी क्या है, ठीक है। पहले ये फोर्स थोड़ा सा वैल्यू वैल्यू निकाल लें, उसके बाद में परमिटिविटी क्या है मैं बताऊंगा। अब जब जब ये वाला एक्सप्रेशन लिखा होता है देन मीडियम इज वैक्यूम, और कई बार एयर के बराबर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हम सेम मान लेते हैं एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक। अब मैं वैक्यूम और एयर की बात करूं, वैक्यूम और एयर के बात करूं, फोर्स का एक्सप्रेशन हमारा क्या आया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं आपको क्या कहा था, कूलम्ब्स लॉ इज ए एक्सपेरिमेंटल लॉ। अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल लॉ है तो उन्होंने ये देखा गया कि इफ Q1 is equal to Q2 is equal to 1 coulomb and R is equal to 1 meter, then force is found to be 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। कितना, मतलब यहाँ पे ये जो के है, ये के जगह में हम क्या प्लेस कर रखे हैं, ये बड़े वाला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। देन ये फोर्स कितना हुआ, जब एयर है
1 कूलम चार्ज लेते हैं तो एयर में जब एयर या वैक्यूम में जब 1 मीटर की सेपरेशन में रखते हैं, फोर्स कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इन सब का वैल्यू इसी फॉर्मूले में पुट करो, कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इज इक्वल टू 1/4πε0 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 मीटर का स्क्वायर। आपको पता है ये चार्ज कूलम क्यों कहते हैं? ये कूलम्स लॉ से कूलम को रेस्पेक्ट के देने के लिए चार्ज का यूनिट को कूलम रखा हुआ है, राइट? देन कितना हो जाएगा? 1/4πε0 का वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, इधर से उठ के आ गया मीटर स्क्वायर, ये कूलम कूलम मिलके नीचे आ जाएगा कूलम स्क्वायर। एम आई राइट? समझ में आ गया? सो आपको ये वाला वैल्यू आपको टिप्स में रखना पड़ेगा याद, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में जब भी कहीं कैलकुलेटिव वैल्यू आएगी हमें 1/4πε0 का वैल्यू यूज करना है। कितना लेंगे? 1/4πε0 का 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आया समझ में? अच्छा, इससे एक काम करते हैं, ε0 का वैल्यू निकालते हैं। ये समझ में आ गया तेरा? 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। देखो यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ε0 का वैल्यू क्या होगा? अब ε0 को ऊपर उठा दो, इसको ऊपर ले लिया, विल बी इक्वल टू 1/4π इंटू 9 इंटू 10⁹। नीचे आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर चला गया ऊपर। मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ε0। ये फिक्स्ड है, ये याद रह जाए तो ठीक है, बट आपको ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कभी ε0 का वैल्यू को पुट करके 1/4πε0 कैलकुलेट करना अच्छी बात नहीं होता, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन टाइप का आ गया तो कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होगी उस टाइम। ये 4π भी है, तो इससे अच्छा क्यों ना हम ये वाला रिजल्ट याद रख लें। इसकी वैल्यू अपने आप याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो ये हर एग्जाम में क्वेश्चन में आपको मिलेगा, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड हो, ε0 का वैल्यू मिलेगा। फिर भी 1/4πε0 का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁹। यूनिट आप यहीं से निकाल लो। 9 इंटू ये 9 इंटू 10⁹ आ गया न्यूटन, इसको उठा दो मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम नीचे आ जाएगा कूलम स्क्वायर। अच्छा, एक काम करते हैं, ये इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस और एयर। इसके डायमेंशन निकालो, डायमेंशन निकालो कितना हो जाएगा? कूलम का डायमेंशन क्या हो सकता है? आपको पता है ना बच्चे, करंट इज इक्वल टू Q/T, याद है? Q इज चार्ज पर यूनिट टाइम को हम करंट कहते हैं। तो करंट का इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। ये हो जाएगा कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड। सो कूलम का यूनिट कितना हो गया? एम्पियर सेकंड। एम आई राइट? सो कूलम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? कूलम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू टाइम। ओके, कूलम का डायमेंशन एम्पियर इंटू टाइम, याद हो गया? तो इसकी डायमेंशन निकालनी है, ये कूलम स्क्वायर, किसकी डायमेंशन निकालनी है? ε0 की। कूलम स्क्वायर मतलब AT का स्क्वायर, न्यूटन फोर्स हो गया, ML T⁻²,
ये हो गया मीटर का स्क्वायर, एम आई राइट? ठीक है, देन ये कितना हो जाएगा, m टू द पावर -1, ये एल क्यू ऊपर चला जाएगा l टू द पावर -3, ये t टू द पावर 2 चला जाएगा, t टू द पावर 2 ऊपर आ गया, यहाँ पे भी 2 है, t टू द पावर 4 a स्क्वायर। बट माई पॉइंट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? दिव्य बेटा समझ में आया? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, ठीक है मानसी, ठीक है, क्या दिक्कत? अच्छा, अब मैं बात करता हूं परमिटिविटी का। ठीक है, ये परमिटिविटी है क्या? मिटा दूं? यहां है, मिटा दूं? नाउ सी परमिटिविटी, जो परमिटिविटी में वहां पे लिखा था, व्हाट इज परमिटिविटी? इट इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस permitted in a medium। क्या लिखा मैंने? डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस परमिटेड इन ए मीडियम। ओके, अब इन्फ्लुएंस क्या है? इफेक्ट कितना? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो कर ही रहा हूं, है ना? मैं कितना तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, एम आई राइट? बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो मैंने क्या क्या इसको पकड़ लिया, मैंने कहा बेटा तू बहुत अच्छा बच्चा है, बढ़िया काम कर सकता है, तो एनकरेज्ड हो गया। दिस इज व्हाट एन इन्फ्लुएंस। अब मैंने इसको बुला लिया कमरे में और शुरू कर दिया, तू तो नालायक है, तू तो कुछ काम करता नहीं, तो तू तो ऐसे ही गया काम से, तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा? इन्फ्लुएंस और एक तरफ का हो गया। चाहे इन्फ्लुएंस पॉजिटिव हो, मतलब भले के लिए हो, बुरे के लिए हो, दैट इज डिफरेंट इशू। आप इन्फ्लुएंस को फोर्स मत समझ लेना। इन्फ्लुएंस इज नॉट द फोर्स, इन्फ्लुएंस इज द इफेक्ट। अब एक चार्ज का इफेक्ट दूसरे चार्ज के तक ट्रांसफर होकर जाता है, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंग्लिश में इसको इन्फ्लुएंस को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, एम आई राइट? ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक चार्ज यहां पे रखा है और दूसरे चार्ज है, ये एक दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं? ओके, ये फोर्स को कितना मॉड्यूलेट करता है वो बाद की बात है। इधर से इस एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, एक दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस मीडियम में पास होकर इसके पास कितना पहुंचता है। मैंने मान लो बीसी को कह दिया यार ये तो प्रिंस तो बहुत गंदा लड़का है, ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये रास्ते में गया, दो चार जोड़ दिया, उसको सुनाया, ये एक भी हो सकता है केस, या चार छह भूल गया, जाके एक आधी बात कह आया, ये भी हो सकता है। देन ये मीडियम कौन है मेरा, उसके पास खबर पहुंचाने का? बीसी है। ये कितना कैरी कर पा रहा है मेरा इन्फ्लुएंस को उसके पास? इट डिपेंड्स ऑन हिम। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो किसी बच्चे को बस स्टैंड से आना है, ये बस स्टैंड हो गया, ये सेक्टर 13 हो गया, ये 13 सेक्टर, ये बस स्टैंड, ठीक है।
क्या नाम है बेटा तेरा? करण। करण क्या कर रहा है? बस स्टैंड से यहां तक आएगा। अब देखा पॉर्सी नहीं है, खाली पे ऐसे ही आ गया। जाना है 13 सेक्टर तक, और ये जाना बहुत कंपलसरी है। तो उसने क्या किया? चलना शुरू करा। पहला कैसे? ये खुद अपने आप बस स्टैंड से चलते 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 13 सेक्टर तक पहुंच रहा है। ठीक, ये पहला सिचुएशन, सिचुएशन 1। तुम्हारा नाम क्या है? गौरव। क्या हुआ? जैसे ही ये बस स्टैंड से निकल रहा है, चलना शुरू किया, तो गौरव बाइक लेकर आ रहा था। ठीक, कह रहा भाई कहां जाना है? ना 13 सेक्टर जाना है। अरे मैं भी जा रहा हूं 13 सेक्टर, बैठ जा। ठीक, नाउ ये गौरव के साथ बस में आके 13 सेक्टर पहुंच गया। ये सिचुएशन 2। नाउ इन बोथ द केसेस, क्या नाम बताया? करण। करण इज परमिटेड फ्रॉम बस स्टैंड टू सेक्टर 13। इन बोथ द सिचुएशंस करण इज परमिटेड फ्रॉम बस स्टैंड टू सेक्टर 13। अब मेरे को बताओ कौन सा सिचुएशन में ये बेटर परमिट हुआ, इजीली परमिट हुआ? सेकंड सिचुएशन। एम आई राइट? समझ में आ गया? पहले ये अपना आप आ रहा था, इट वॉज समवॉट लिटिल डिफिकल्ट। और दूसरे के बाद सिचुएशन में क्या हुआ? सम कैरियर इज देयर टू टेक हिमसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, मीन्स ही इज बेटर परमिटेड इन द सेकंड सिचुएशन देन द फर्स्ट वन। कोई डाउट इसमें? अब मेरे को बताओ, ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2। Q1 का इन्फ्लुएंस किसको परमिट करना है? इन्फ्लुएंस को परमिट करना है। Q1 का इन्फ्लुएंस अपने आप जा रहा था, कोई मीडियम नहीं, देयर इज नो मीडियम। तो उस केस में परमिटिविटी इज एप्सिलॉन नॉट। ओके। दूसरे सिचुएशन में, सिचुएशन 1, दूसरे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? दोनों चार्ज तो है ही उतने डिस्टेंस पे, Q1 Q2 हमारा यहाँ पे है। इसके बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, इसके बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिए। मीडियम के अंदर क्या होता है बच्चे? पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स किससे बना होता है? एटम से। और एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। एम आई राइट? अब क्या होगा? मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, मान लो ये Q1 मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा यहां पे? ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन्स का है, इसमें न्यूट्रल था ये इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा एक साइड खींचेंगे, एक साइड खींचेंगे तो ये साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये साइड पॉजिटिव हो गया। गौरव को ला रहा हूं मैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है? अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इस सम सॉर्ट ऑफ इंडक्शन, बट मैं इंडक्शन वाली वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। अब यहाँ पे देखो उसके साइड में और एक मॉलिक्यूल भी होगा, ये पॉजिटिव हो गया तो ये साइड क्या होना चाहिए? तो ये, उसके बाद और एक मॉलिक्यूल भी होगा तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव। अब इसके इन्फ्लुएंस को कौन कैरी करके लेके जा रहे हैं? पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। तो इसकी परमिटिविटी कितना है? एप्सिलॉन। ई मत बोलना, क्या बोलोगे? एप्सिलॉन, नहीं तो सिंबल गड़बड़ करेगा। एप्सिलॉन। मेरे को बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा होना चाहिए? एप्सिलॉन। कोई डाउट? सो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन कैन आई राइट, ये जो टर्म है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। इक्वल टू क्यों लिखा मैंने? इक्वल हो जाएंगे। जब ये मीडियम एयर हो गया तो, या वैक्यूम हो गया तो। मीडियम मीन्स मीडियम, जिसके थ्रू पास होते हैं। यहां पे भी पास हो रहा था, इधर भी पास हो रहा है। जब कुछ भी नहीं है तब भी मीडियम है, दैट इज वैक्यूम। एम आई राइट? जब मीडियम इटसेल्फ वैक्यूम, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, व्हेन मीडियम इज वैक्यूम, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एम आई राइट? और कोई मीडियम हुआ तो उसकी एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है,
तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जो रेशियो है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, अब परमिटिविटी समझ में आ गया। यस सर। परमिटिविटी सपोज आए, व्हाट इज द परमिटिविटी, बोर्ड के एग्जाम में मान लो आए, चांस इज देयर। आपको क्या लिखना है, बस स्टैंड सेक्टर 13 कुछ नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है इट इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस परमिटेड इन ए मीडियम। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। हाँ चाहो तो ये लिख दो, ये जस्ट तुम्हें एक फील देने के लिए मैं ये एग्जांपल दिया कि अंदर फील हो जाए क्या होता होगा। हाँ सेकेंड सिचुएशन में बेटर अपने आप नहीं गया इन्फ्लुएंस, इसको कोई लेके गया, तो परमिट किस में बेटर हुआ। जैसे ये गौरव बाइक में बैठा के ले आया उसको, समझ में आ गया, तो बेटर परमिट हुआ था। तो दैट परमिट इज बेटर, मतलब एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम कहते हैं सो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी of any medium, and epsilon naught क्या है, permittivity of फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और एयर या वैक्यूम और एयर। एप्स, ये जो टर्म है, मैं एक काम करता हूं, इसको ले लेता हूं एप्सिलॉन आर, दैट इज एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, व्हिच यू नो इट इज ग्रेटर देन 1। जैसे हम लिक्विड या सॉलिड में पढ़ते हैं डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जब वाटर के साथ कंपेयर करते हैं कितना हेवियर है। अब ये किसके साथ यहां पे कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम के साथ। वैक्यूम से कितने टाइम्स ये बेटर परमिट करता है इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को, ये टर्म को हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसका दूसरा नाम है, और इसका दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल कई बार के भी लिख देते हैं, स्मॉल के, कोई कैपिटल के लिख दें, ये भी लिख सकते हो एप्सिलॉन आर, नहीं तो लिख सकते हो के। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं फिर, डाई दो चार्ज, दो चार्ज के बीच में जो मीडियम को रखते हैं उसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब आएगा व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक तो पढ़े हो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पढ़े हो, 100% पढ़े हो। डाई इलेक्ट्रिक एनी मीडियम प्लेस्ड इन बिटवीन द चार्जेस। समझ में आ गया, मतलब हर मीडियम को हम डाई इलेक्ट्रिक कह सकते हैं, हर किसी चीज को डाई इलेक्ट्रिक कह सकते हैं। स्पेशली हम जब डाई इलेक्ट्रिक की बात करेंगे विल टॉक इट इज एन इंसुलेटर, ओके, जनरली, बट किसी भी मीडियम को हम डाई इलेक्ट्रिक कह सकते हैं। एनी मीडियम kept between the charges, ओके। और स्पेशली जब भी हम डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, स्पेशली हम क्या समझेंगे, इंसुलेटर को समझेंगे, हैं? एनी मीडियम केप्ट बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, दो चार्ज तीन चार्ज क्या दिक्कत है, हैं? वो कोई बात नहीं। अब क्यों, एक बार समझा दिया डाई क्यों आया। जब इंटरेक्शन लेंगे दो चार्ज के बीच में हम ले सकते हैं, एकदम से तीन चार्ज नहीं लेंगे। इंटरेक्शन जब हम बातें करेंगे, दोनों की रिलेशन की बात करेंगे, उसमें टू आ जाएगा ऑटोमेटिकली। स्पेशली इंसुलेटर, ओके, स्पेशली इंसुलेटर।
इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा, पूरा एक पीरियड लगेगा डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स अभी इस लेवल पे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में इतना ही जानेंगे, और डिफरेंट मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस मीडियम के क्या है अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या डेफिनेशन होगा? रिलेटिव डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ permittivity of the medium and permittivity of the vacuum. Okay, dielectric constant of any medium, it is defined as the, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, मैं स्पेशली जहां उसी के लिए इंपॉर्टेंट लिखूंगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बोर्ड के लिए बोर्ड में भी आएगा और सबके लिए चाहिए वो कम लिखूंगा। डायरेक्ट डेफिनेशन जहां पे बोर्ड में पूछा जाता है उसी जगह में मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, ठीक है। आपको परेशान होने की बोर्ड के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द medium and permittivity of a free space, या वैक्यूम है, ठीक है, फ्री स्पेस। इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये ओके, डिफरेंट मीडियम का कुछ रिजल्ट आपको याद रखना है। मेरे को बताओ इसको क्या कहते हैं, सिंबल क्या लेंगे इसकी? एप्सिलॉन आर भी ले सकते हो, के भी ले सकते हो। अब फॉरेन ऑथर बुक लो तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं वो लोग, इंडियन ऑथर ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। सो कई बार लिख देते हैं के ऑफ द मीडियम, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फॉर एआर, एआर के लिए क्या होना चाहिए? एआर और वैक्यूम क्या होना चाहिए? के एप्सिलॉन आर और के क्या वैल्यू क्या होना चाहिए? करेक्ट है क्या? 1 आएगा क्या? बीसी बोल रहा है देखो, क्योंकि ये इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, अच्छा वाटर के लिए ये याद रखना है, वाटर के लिए के का वैल्यू 81, वाटर के लिए कितना है? 81। ये एक्चुअली 81 नहीं होता, ये 79 से 83 तक बदल जाता है। वाटर की थोड़ी सी मान लो कहीं सॉल्युबिलिटी बदल गया, कुछ भी हो गया तो ये वैल्यू बदलता है, एम आई राइट? तो इसलिए ये 79 से 83 तक होता है, हम जनरली 81 लेते हैं। ओके, जनरली कई बार क्वेश्चन में सपोज दिया हुआ है 80 या 79 या 82 तो वही यूज करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो क्या यूज करोगे? 81। मैं 81 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। कई बार रूट ओवर निकालना पड़ गया तो हम निकाल लेंगे, समझ में आ गया? सो दिस वैल्यू इज 81। ये याद रखना है, ये दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। रिमेंबर दिस इज, यू शुड रिमेंबर। माइका के लिए होता है 3 to k का वैल्यू 3 to 6 होता है। ये कुछ नहीं याद रखना, माइका, लकड़ी, तेल सबकी अलग अलग होगा, एम आई राइट? अच्छा, मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए, कंडक्टर और मेटल, मेटल का के आपका होता है इनफाइनाइट। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये जब मैं डाइलेक्ट्रिक डिस्कस करूंगा तब मैं बताऊंगा। मेटल का के क्या है? इन्फिनिटी। ये भी याद रख लेना, और किसी का वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। वाटर का याद रख लो, मेटल का कितना है? इन्फिनिटी।
कंडक्टर का कितना है, इन्फिनिटी। समझ में आ गया। तो ये डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यूज है, राइट। याद रह जाएगा ये रिजल्ट, ठीक है। क्या टाइम हो गया क्या? सोमी, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे और ये मीडियम स्पेसिफाइड नहीं है तो हम कौन सा मीडियम लेंगे, वैक्यूम लेंगे। इफ मीडियम इज नॉट स्पेसिफाइड हम वैक्यूम लेंगे। अच्छा, एक चीज आप नोट करना, कल हमारा इसकी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप ये देखो, कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है, फोर्स। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और थोड़ा सा कर दो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो मेरे पास दो चार्ज है, ये Q1, ये चार्ज हो गया Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज R है। जब इन दोनों के बीच मीडियम हो गया वैक्यूम और एयर, फोर्स क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये F नॉट ले लूं क्योंकि वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो इसलिए नो मीडियम, F नॉट ले लिया। फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम F इज इक्वल टू कितना लिखूं, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इन दोनों के बीच में कोई और मीडियम हो तो उसकी एप्सिलॉन यहाँ पे आएगा। एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। मेरे को बताओ, ये फोर्स कम है, ये फोर्स कम है, एफ नॉट ज्यादा है, ये डिनोमिनेटर बढ़ गया। देखो, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाता है। इसका मतलब दो चार्ज आपस में एयर में जितना फोर्स लगाएंगे, पानी के अंदर डुबा के रखेंगे तो उनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा। तेल के अंदर डुबा के रखेंगे, फोर्स कम हो जाएगा। लकड़ी, मान लो उसके अंदर लकड़ी की रख दें, तब भी उनकी फोर्स वैक्यूम के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट, यस। कंडक्टर रख दें तो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स जीरो हो जाएगा। समझ में आ जाएगा धीरे धीरे सब। अब एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, एफ नॉट बाई एफ कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 4 पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा नीचे। दिस इज के या एप्सिलॉन आर। एम आई राइट? सो ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन तुम्हारा आता है बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर, और ये रिजल्ट तो याद रखना ही है। बोर्ड के अंदर क्या आता है, डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, define dielectric constant in terms of a force between the charges. Define dielectric constant in terms of force between the charges. क्या लिखूं, ये देखो, जैसे डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लिखूं, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसमें क्या लिखूंगा, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम और एयर विथ, खाली वैक्यूम लिख दो, वैक्यूम विथ दैट ऑफ इन द मीडियम। एम आई राइट? समझ में आ गया? आप अपने हिसाब से डेफिनेशन रटना नहीं है, अपनी लैंग्वेज से आप इसको ना बार बार जब भी पढ़ो, ये बोल बोलो, बोल बोल के, ऐसे पढ़ना नहीं है, बोल बोल के
बोलना मतलब नहीं है कि घर में चीख चीख के दूसरे को डिस्टर्ब करो, आप इंटरनली बोलते रहना, क्योंकि कम से कम टेक्निकल लैंग्वेज तुम्हारा हाथ में आए, राइट। ऐसे आने से क्या होगा, तुम वो कंपटीशन में बैठ कर जल्दी क्वेश्चन समझ जाओगे। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़ी मायने रखता है, इंपॉर्टेंस होता है बोर्ड के एग्जाम में, समझ में आ गया ना, सॉरी कंपटीशन में। और बोर्ड में लिखने का भी आदत पड़ जाएगा, लिखने के कोई स्पेशल ट्रायल थोड़ी ना लगाना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे लिए करना पड़ता है। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम विथ दैट इन द मीडियम, then dielectric constant is equal to K is equal to epsilon divided by epsilon naught, that is equal to F naught by F। ये रिजल्ट याद रखना है। कैसे याद रखोगे मेरे को बताओ। मेन तो ये याद है, हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, वैक्यूम के साथ, बट फोर्स कम होता है इसलिए कम हो जाता है, तो बड़े वाला फोर्स ऊपर, ये ग्रेटर देन 1 है ना। अब इतना ही याद रखो, कोई भी मीडियम आ जाए फोर्स कम हो जाता है। फोर्स कम होने का मतलब ये बड़ा है, फोर्स कम हो जाता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है, देन न्यूमरेटर में कौन आएगा, बड़े, K इज ग्रेटर देन 1, न्यूमरेटर में कौन आना चाहिए, बड़े वाला। कौन बड़ा है, एफ नॉट या एफ, एफ नॉट बड़ा है, एफ छोटा है। कोई भी मीडियम आ जाए फोर्स कम हो जाता है। सो इट इज द रेशियो ऑफ एफ नॉट बाई एफ, राइट। तो आज बेसिकली फोर्स के बारे में कैसे क्या होता है, हमने नेचर क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है वो कर लिए। कल थोड़ा सा एप्लीकेशन और कुछ क्वेश्चंस भी वर्कआउट करेंगे, राइट। ले लो बेटा क्लिप।